हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको कक्षा 11वीं का पाठ 4 वे आँखें नामक कविता की व्याख्या करवाऊंगी। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उनकी आँखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कवि बताते हैं कि कभी वह किसान स्वाधीन था, परंतु आज उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक मतलब कि बड़ी बेरहमी से उसके पुत्र को मरवा डाला, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक नीलाम करवा डाले। ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए। जो साहूकार था उसने किसान पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई और दूध मुही बेटी दूध के अभाव में चल बसी। यानी कि किसान के घर में इतनी गरीबी हो गई थी कि उसकी जो पत्नी थी वो बिना दवाई के ही, बिना इलाज के ही मर गई और उसकी छोटी सी बच्ची वो दूध के अभाव में मर गई। उसकी पुत्र वधू को पति घातनी होने का कलंक मिला। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई, क्योंकि थानेदार ने उसकी पुत्र वधू की इज्जत लूटने की कोशिश की, जिसके कारण उसने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। इन सब अत्याचारों को याद करके किसान की छाती फट जाती है और किसान बहुत दुखी होता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, गुहा मतलब गुफा, सरीखी मतलब समान। तो कवि जो है यहाँ पर भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि उसको भारतीय किसान की गुफा के समान गहरी आँखों से बहुत ही अधिक डर लगता है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने पर भय लगता है, उसी प्रकार किसान की आँखों में भी देखने पर कवि को डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब दारुण मतलब होता है भयानक और दैन्य मतलब दीनता, नीरव मतलब मौन, रोदन मतलब रोना। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो भारतीय किसान है उसकी आँखों में भयानक दीनता का रोदन भरा हुआ है, अर्थात वह भयानक गरीबी का दुख और उस गरीबी को चुपचाप सहे जाने का मौन रोदन करता है। उसको मतलब कि मौन होकर उस दुख को सहन करता है। वह स्वाभिमान किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। अब यहाँ पर स्वाधीन मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक है। अभिमान मतलब होता है गर्व। कवि यहाँ पर अब बता रहा है कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, ठीक है। उसके पास अपना कहने को बहुत सारे उसके खेत थे। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भय खिसका। अब मझधार होता है धार के मध्य का जो स्थान होता है, धारा के मध्य का स्थान, कगार सदृश्य किनारे के समान। तो कवि कह रहा है कि लेकिन आज किसान का जो स्वाभिमान है उसे छोड़कर ऐसे विलीन कर गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। अब लहराते मतलब का होता है झूमते हुए, दृगों में मतलब आँखों में। तो यहाँ पर अब कवि कह रहे हैं कि किसान की आँखों में आज भी वे लहराते हुए खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है, ठीक है। कि मतलब किसान के पास जो उसके लहराते हुए खेत थे, आज उन्हें उन खेतों से ही बेदखल कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में, किसान की आंखों में वे खेत लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन मतलब होता है तिनके से। कवि कह रहा है कि उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। अर्थात किसान का मन खेत के एक एक तिनके को देखकर
प्रसन्न हो उठता था, लेकिन कवि ने बताया है कि दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अंधकार से वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की जो सारी प्रसन्नता है वो नष्ट हो गई है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा तो बच्चों आपको मालूम है, आँखों का तारा मुहावरा है, यानी जिसका अर्थ है बहुत ही प्यारा। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो उसका किसान का जो खेत है, ठीक है, वो किसान का, सॉरी बेटा, आँखों का तारा मतलब प्यारा, बहुत प्यारा। किसके लिए कहा जाता है आँखों का तारा? अपनी औलाद के लिए। तो किसान कह रहा है कि जो उसकी आँखों का तारा था वो उसकी आँखों में ही, यानी उसका जो पुत्र था वो उसकी आँखों में ही घूमा करता था। ठीक है, कि किसान का जो पुत्र है वो हमेशा उसकी आँखों में ही घूमा करता था, लेकिन किसान के उस पुत्र को सूदखोरों ने, साहूकारों ने मार दिया था। कारकुरानों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब कारकुरान होता है सूदखोर और ज़मींदार। कारकुरान क्या होते हैं? सूदखोरों और ज़मींदार। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो किसान का जो इकलौता पुत्र था, जो उसकी आँखों का तारा था, उसको सूदखोरों और ज़मींदारों ने जवानी में ही मार दिया था, लेकिन फिर भी वह पुत्र उसको, उसकी आँखों का तारा, उसकी आँखों का तारा जो है, जो कि उसका पुत्र है, उसका चेहरा हमेशा किसान की आँखों में झूमता रहता था, घूमता रहता था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क भरी बरधों की जोड़ी। महाजन बोलते हैं जो ऋणदाता होते हैं, यानी कि जो साहूकार, सेठ वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं महाजन। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि महाजन ने अपना धन और ब्याज की पूर्ति करने के लिए किसान की घर संपत्ति सबको नीलाम कर डाला। ठीक है, उसने उसे घर से बेघर कर दिया। उसे मतलब किसान को, महाजन ने किसान को घर से बेघर कर दिया, लेकिन अपने ऋण का जो ब्याज था उसका एक एक पैसा वसूल कर लिया था, और उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब यहाँ पर उजरी मतलब है उजली, यानी सफ़ेद, उजरी कहा गया है, जो कि जिसका अर्थ है सफ़ेद। सिवा मतलब बिना, दुहाने मतलब दूध दोहने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कवि बता रहा है कि किसान को उसकी जो उजली सफ़ेद गाय है उससे बहुत ही प्रेम था, गाय भी उससे बहुत ही स्नेह रखती थी, अतः गाय जो है उसके सिवा किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। मतलब आहा, जैसे आहा भरते हैं, दुख भरी आहा, आँखों में नाचना, बार बार सामने आना। अब कवि कह रहा है कि उसकी आँखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारा किसान का जो है सुखमय संसार जो था वो आज उजड़ गया है, परंतु उसे बार बार अपने हरे भरे परिवार की याद आज आती रहती है। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ पर दवा दर्पण का मतलब है दवा दारू, जो दवाई दी जाती है उसके लिए। घरनी मतलब पत्नी। कवि बता रहा है इसमें कि किसान की जो पत्नी है वो दवा दारू के अभाव में ही मर गई। स्वर्ग चली आँखें आती भर, जब उसे अपनी पत्नी की मृत्यु की याद आती थी तो उसकी आँखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती थी। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब कवि बता रहा है कि जब उसकी, किसान की जब पत्नी मर गई थी तो उसकी जो छोटी सी बच्ची थी, जो कि दूध मुही जिसे कहते हैं ना, जो बिल्कुल पैदा हुआ होता है, उसकी जो बच्ची थी वो भी बिना देखभाल के वो भी बेचारी मर गई। अतः उसकी जो बच्ची है वो बिना माँ के अभाव में वो मर गई। इस प्रकार से बहुत सारी मुसीबतों ने किसान को घेर लिया था और किसान जो है वो बहुत ही दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहा था।
घर में विधवा रही पोतहु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब कवि बता रहा है कि जब जो किसान है उसका बेटा भी मर गया और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची भी मर गई, तो जो किसान के घर में उसकी एक विधवा पुत्र बहू जो शेष बची हुई थी, जिसे कि वो घर की लक्ष्मी मानता था, लेकिन साथ ही साथ उस पर पति की हत्या का कलंक भी था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कवि कह रहा है कि उसको भी, जो उसकी विधवा पुत्र वधू थी, उसको भी एक दिन कोतवाल ने अपने थाने में बुलवाया और उसकी इज्जत लूटनी चाही। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? डूब कुएं में मरी एक दिन। परिणाम स्वरूप वह अपनी लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई, अर्थात वह अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो बेचारा किसान है उसने अपना सब कुछ खो दिया था और वह एकदम से अकेला रह गया था। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। अब कवि कह रहा है कि जब किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो वह इतना कष्ट महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो तो पुरुष के पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य जब चाहे एक जूती के फटने पर दूसरी जूती बदल ले, इसीलिए किसान अपनी दूसरी पत्नी भी ला सकता था। लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। कवि कह रहा है कि जब उसके जवान पुत्र की जो मृत्यु हो गई थी, जब उसकी याद किसान को आती थी तो उसकी छाती पर सांप लेटने लगते थे। उसका मन पीड़ित हो उठता था। वेदना के मारे उसकी जो छाती है वो विदीर्ण हो जाती थी। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसका दूसरी पत्नी लाने का जो साहस था वो भी समाप्त हो गया था। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। स्मृति मतलब यादें, ठीक है। तो अब यहाँ पर कवि बता रहा है कि किसान जब अपने पिछले वैभव जो बीत गया है उस वैभव और सुख को याद करता था तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता था। उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू की कल्पना जो है वो सुख देने वाली थी। तुरत दृश्य शून्य में गढ़ कर वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तुरंत मतलब शीघ्र ही, ठीक है। शून्य मतलब आकाश में, चितवन मतलब दृष्टि। तो अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती। उसे एक एक करके सब चीज़ें नष्ट होने की याद आ जाती और वह उन स्मृतियों को याद करके और भी दुख महसूस करता था, अर्थात वो स्मृतियाँ उसके लिए और भी अधिक दुखदायी बन जाती थीं।